तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में तेजी के साथ व्यस्त होंगे। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में जैव अणु के अंतर्गत आज का जो टॉपिक है तीसरा होने वाला है। और इसमें आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक न्यूक्लिक अम्ल के बारे में संपूर्ण जानकारी इसके प्रकार सहित तथा इसके कार्य सहित आपको देने वाले हैं। तो इसका क्वेश्चन जो है कैसे बनता है, इसका क्वेश्चन जो है न्यूक्लिक अम्ल किसे कहते हैं, इसके कार्य तथा प्रकार लिखिए। इस प्रकार से आपको 3 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो देख सकते हैं न्यूक्लिक अम्ल आखिर होता क्या है, तो इसको चलिए हम लोग परिभाषा के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो न्यूक्लिक अम्ल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस युक्त क्या होता है, जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। देख सकते हैं जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं वह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस युक्त एक जटिल क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं, जो कि कोशिका के केंद्र में क्या होते हैं, कोशिका के केंद्र में पाए जाते हैं। इस कारण इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, क्योंकि ये कोशिका के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। इस कारण इसको न्यूक्लिक अम्ल कह दिया जाता है। देख सकते हैं हमारा ये इस प्रकार से ये क्या हो गया, एक कोशिका हो गया। अब इसमें क्या होता है, इसमें बीच में केंद्रक उपस्थित होता है इस प्रकार से। तो ये जो न्यूक्लिक अम्ल है वो इसी केंद्रक में पाए जाते हैं। इस कारण इसका नाम क्या है, न्यूक्लियस है। यह हमारा पूरा क्या हो गया, कोशिका हो गया। यहाँ कोशिका द्रव्य होता है और ये बीच का जो है वो क्या हो गया, ये न्यूक्लिक हो गया। ये क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया अर्थात केंद्रक हो गया। तो इसी केंद्रक में इसी न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, जो कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस युक्त कार्बनिक जटिल पदार्थ से बना होता है। आशा करता हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके प्रकार को देख लेते हैं। टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, तो ये 2 ही प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 ही प्रकार के। पहला डीएनए, दूसरा हो गया आरएनए। पहला हो गया डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, दूसरा इसका फुल फॉर्म क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। देख सकते हैं इसका फुल फॉर्म आपको लिखना है कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और इसका नाम, आरएनए का नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड। और ये जो डीएनए होता है वो कोशिका के किस में पाया जाता है, कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। ये जो डीएनए है वो कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, जबकि ये जो आरएनए है वो कहाँ पाया जाता है, ये कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। देख सकते हैं ये पूरा हमारा कोशिका है और इसमें जो डीएनए है, न्यूक्लिक अम्ल का पहला प्रकार डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, वो किस में पाए जाते हैं, इस न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। जबकि ये जो आरएनए है राइबोन्यूक्लिक अम्ल, ये इसके कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। जो बायो वाले स्टूडेंट है उसको आसानी से क्लियर हो रहा होगा, ये सब पढ़ा हुआ ही है, ये सब बायो का टॉपिक है। देख सकते हैं ये जो आरएनए है वह इसमें पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, जबकि जो डीएनए है वह इसके केंद्रक में पाया जाता है, कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। आशा करता हूं कि आपको इसका जो प्रकार है वो भी क्लियर हो गया होगा। इसके 2 ही प्रकार होते हैं, पहला डीएनए, दूसरा आरएनए। तो चलिए अब हम लोग न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है एवं ये कितने प्रकार के होते हैं इसको तो जान चुके हैं। अब इसका आखिर फंक्शन क्या है, इसका आखिर कार्य क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल अर्थात क्या, डीएनए और आरएनए। अब हम लोग डीएनए और आरएनए के क्या कार्य होते हैं इसी को जानेंगे, क्योंकि न्यूक्लिक अम्ल के 2 ही प्रकार हैं, पहला तो डीएनए, दूसरा आरएनए। तो हम लोग इसी के कार्य के बारे में अब आपको जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक होते हैं। अब क्या बोला गया, ध्यान देंगे, अनुवांशिक सूचना। अब अनुवांशिक सूचना क्या होता है, अनुवांशिक सूचना जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक किसी भी व्यक्ति में क्या होता है, स्थानांतरित होता है, उसी को क्या कहते हैं, अनुवांशिक सूचना कहते हैं। तो ये जो डीएनए है वो अनुवांशिक सूचना का क्या होते हैं, वाहक होते हैं। अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में क्या करते हैं, अनुवांशिक सूचनाओं को क्या करते हैं, भेजते जाते हैं। अनुवांशिक सूचना क्या हो गया, कोई भी गुण हो गया, व्यवहार हो गया, या फिर हमारे शारीरिक स्थिति, जैसे कि नाक का स्थिति यहीं पास होना चाहिए, आंख यहीं पास होना चाहिए, पीछे नहीं होना चाहिए, इन सब का इंफॉर्मेशन किसके पास होता है, डीएनए के पास ही
होता है। इस कारण हमारा कान जिस स्थान पर होता है उसी स्थान पर दूसरे पीढ़ी में भी स्थानांतरित होता है। हमारे हाथ में 5 उंगली होने चाहिए, तो ये भी किसके माध्यम से होता है, इस डीएनए में ही आनुवांशिक सूचना ही डीएनए में ही क्या होता है, उपस्थित होता है। तो इस प्रकार से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। तो चलिए दूसरा देख लेते हैं कार्य। डीएनए लाखों वर्षों तक किसी प्रजाति की पहचान को बनाए रखता है। देख सकते हैं जो डीएनए है वो किसी भी प्रजाति की, ये चाहे मनुष्य की प्रजाति हो चाहे किसी भी जीव जंतु की प्रजाति हो, वह इस डीएनए के माध्यम से ही क्या होते हैं, वो जो प्रजाति है वो लाखों समय तक बनी रहती है। वो अपने प्रजाति को और भी बढ़ाते रहते हैं और किसके माध्यम से, वो डीएनए के माध्यम से ही संभव हो पाता है। चलिए तीसरा देख लेते हैं। तो डीएनए एंजाइम निर्माण को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। क्योंकि ये जो डीएनए होता है हमारे न्यूक्लियस में पाया जाता है कोशिका के, तो ये जो प्रोटीन के निर्माण है, एंजाइम का जो निर्माण है उसके नियंत्रण में क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। चलिए यहाँ पर चौथा कार्य देख लेते हैं। चौथा है राइबोन्यूक्लिक एसिड अर्थात आरएनए न्यूक्लिक अम्ल कोशिका में प्रोटीन का क्या करते हैं, संश्लेषण करते हैं। अर्थात ये जो न्यूक्लिक अम्ल है, राइबोन्यूक्लिक अम्ल, वह इस कोशिका में प्रोटीन का क्या करते हैं, संश्लेषण का कार्य यहाँ पर करते हैं। तो आपको इसको भी लिख देना है यहाँ पर। अब हम लोग लास्ट और 5वां यहाँ पर कार्य देख लेते हैं। तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड अर्थात डीएनए रेप्लिकेशन से माता पिता के लक्षण संतान में पहुंचते हैं। जैसे कि हमने पहले ही बताया था, क्या होता है, डीएनए रिप्लिकेशन अर्थात डीएनए द्विगुणन के कारण ही क्या होता है, माता पिता से उसके बच्चे में, उसके संतान में जो लक्षण होते हैं माता पिता के लक्षण, वो उसके बच्चे में पहुंच पाते हैं। वो किसके माध्यम से, डीएनए के माध्यम से ही संभव होता है। तो आशा करता हूं कि ये जो प्यारा सा टॉपिक है न्यूक्लिक अम्ल एवं इसके प्रकार और कार्य आसानी से आपको क्लियर हो गया होगा। आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको जो टॉपिक है न्यूक्लिक अम्ल एवं इसके प्रकार और इसके फंक्शन अर्थात कार्य आपको आसानी से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको जो टॉपिक है समझ में आया होगा तो मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसे अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो और अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे और आप क्लास 12 केमिस्ट्री की तैयारी अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ कर पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।